चित्तौड़गढ़ जिला दर्शन। ठीक, तो ये जो चित्तौड़गढ़ जिला है, ये राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला लंबे समय तक मेवाड़ की राजधानी रहा है ना। अभी लिखना नहीं है, समझना है। चित्तौड़गढ़ में चित्रकूट दुर्ग, जिसे वर्तमान में चित्तौड़गढ़ का किला कहा जाता है। लिखो नाम, काई नाम से लिखना, लिखो शुरू कर दो। चित्रकूट दुर्ग, चित्रकूट दुर्ग ये इसके उपनाम है। आगे लिख देना इसका निर्माण, कोष्टक में निर्माण, निर्माण लिखो चित्रागंध मौर्य। समझ में आ गया ना, मतलब इसका निर्माण किसने कराया था? चित्रागंध मौर्य ने करवाया था। लिखना नहीं है बस ये, हाँ चित्रागंध मौर्य लिख दो। अब ये कहाँ है? ये है गंभीरी एवं बेड़च नदियों के संगम, लिखो, के पास पर्वत शिखर पर स्थित है। लिख लो, गंभीरी एवं बेड़च नदियों के संगम के पास पर्वत शिखर पर, वहाँ है। कीवर्ड लिखा करो बस, ठीक है। अगली लाइन में लिखिए नीचे, यहाँ पर बप्पा रावल, इनका जो संस्थापक था ना सिसोदिया वंश का, उसको बोलते हैं बप्पा रावल। उसका नाम कालभोज भी था और मालभोज भी था। लिख लो कोष्टक में बप्पा रावल के आगे कालभोज व मालभोज। ने गुहिल वंश का शासन स्थापित किया। गुहिल फिर आगे जाके सिसोदिया हुए, इसमें से निकली है वो शाखा भी। गुहिल वंश स्थापित किया, गुहिल वंश का शासन या गुहिल वंश एक ही बात है, स्थापित किया। अब चित्तौड़गढ़ क्यों जाना जाता है? ये शौर्य और वीरता के लिए, लिखो शौर्य वीरता त्याग, शौर्य वीरता त्याग बलिदान स्वाभिमान के लिए जाना जाता है। सामान्य जानकारी है ये, ठीक है। यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति तक, यानी भारत स्वतंत्र हुआ ना जब तक सिसोदिया वंश का शासन रहा था। यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति तक सिसोदिया वंश का शासन था। और जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, पढ़ा था ना अपने कल परसों, एकीकरण, एकीकरण समझ में आ गया ना, जब राजस्थान के सारे रजवाड़ों को एक किया गया, तो यहाँ का जो सिसोदिया वंश का जो राजा था ना, लास्ट में जब भारत आज़ाद होने के बाद एकीकरण हुआ, तो मेवाड़ का जो शासक था महाराणा भूपाल सिंह। लिखो मेवाड़ का शासक महाराणा तक सिसोदिया वंश का शासन था। हाँ, तो अभी आगे आएगा। अभी मैं बोल रहा हूँ ना कैसे था। तो जो यहाँ का जो शासन था ना, शासक था ना भारत आज़ाद हुआ जब, कौन था? महाराणा भूपाल सिंह। मेवाड़ का शासक महाराणा भूपाल सिंह। लिखो मेवाड़ का शासक महाराणा भूपाल सिंह को जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो इनको राज प्रमुख बनाया गया था। राजस्थान के एकीकरण में, राजस्थान के एकीकरण, फिजिक्स की क्यों? राजस्थान के एकीकरण के बाद नवगठित राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया। नवगठित राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया। किसको? राज प्रमुख किसको बनाया? किसको बनाया देख के बताना है। भूपाल सिंह। हाँ तो फिर क्या नींद आ रही क्या? या एकीकरण जू। चलो आगे देखो, ठीक है ना। अब देखो उपनाम लिखो, चित्तौड़गढ़ के उपनाम, चित्तौड़गढ़ के उपनाम, चित्तौड़गढ़ के। अब पढ़ना, ये तो सामान्य जानकारी थी। क्या क्या उपनाम है? 3 उपनाम है चित्तौड़गढ़ के। एक तो है खिजराबाद, खिजराबाद,
खिजराबाद। दूसरा क्या कहा जाता है इसको, उपनाम या प्राचीन नाम भी लिख सकते हो। दूसरा कहा जाता है इसको राजस्थान का गौरव। क्या कहा जाता है? राजस्थान का गौरव। गौरव। और तीसरा कहा जाता है इसको शक्ति एवं भक्ति का नगर। शक्ति एवं भक्ति का नगर, ठीक है ना। खिजराबाद राजस्थान का गौरव, शक्ति एवं भक्ति का नगर कहा जाता है, ठीक है। ये 3 उपनाम हैं इसके, ठीक है। तो सामान्य सी बात समझ में आ गई ना कि चित्तौड़गढ़ के 3 मुख्य उपनाम हैं। अब देखो आप चित्तौड़गढ़ का सामान्य ज्ञान चित्तौड़गढ़ के बारे में लिख लो। क्या है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ के बारे में, या चित्तौड़गढ़ में, ये लिख लो बस, चित्तौड़गढ़ में यानी चित्तौड़गढ़ जिले में। क्षेत्रफल लिखो, चित्तौड़गढ़ का क्षेत्रफल, चित्तौड़गढ़ का क्षेत्रफल 10,856 वर्ग किलोमीटर। 10,856 वर्ग किलोमीटर, 10,856, ठीक है। अब चित्तौड़गढ़ में तहसीलें हैं भाई 10। कितनी तहसीलें हैं? 10। उसमें कितनी थी अलवर में? 16। हाँ, अपन ने पढ़ा था ना, अलवर में कितनी थी? अलवर में 16 थी। और यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर 10, ठीक है। कौन से जिले में है 10? 10 चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। अब चित्तौड़गढ़ में उप तहसीलें भी हैं 4। क्या है? उप तहसीलें। उप तहसीलें 4 लिखते रहो, समझ में आ गई ना। और उपखंड हैं 7। कितने उपखंड हैं? 7। पंचायत समितियां लिखो, पंचायत समितियां हैं 11। कितनी? 11। और ग्राम पंचायतें हैं चित्तौड़गढ़ में 288। ग्राम पंचायतें कितनी? 288, ठीक है। देखो दोबारा, चित्तौड़गढ़ का क्षेत्रफल है 10,856 वर्ग किलोमीटर। चित्तौड़गढ़ में तहसीलें हैं 10, और चित्तौड़गढ़ में उप तहसीलें हैं 4, और चित्तौड़गढ़ में उपखंड हैं 7, और चित्तौड़गढ़ में पंचायत समितियां हैं 11, और चित्तौड़गढ़ में ग्राम पंचायतें हैं 288, ठीक है। कितनी है? 88। चलो आगे लिखो आप, चित्तौड़गढ़ जिले की मानचित्र में स्थिति। इसको वैसे पढ़ना है, लिखना नहीं है। अक्षांशीय और देशांतरीय 2 स्थितियां होती है। कौन कौन सी? अक्षांशीय और देशांतरीय। देशांतरीय, अक्षांशीय और देशांतरीय। अक्षांशीय तो है भाई 23 डिग्री 32 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो चित्तौड़ जिले की मानचित्र में स्थिति है अक्षांशीय और देशांतरीय, ठीक है। अक्षांशीय तो है 23 डिग्री 32 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। और देशांतरीय है 74 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री 49 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ये लिखो, ये है मैन। चित्तौड़गढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र। चित्तौड़गढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र, जानते हो ना विधानसभा क्षेत्र? जहाँ पर एक विधानसभा क्षेत्र में एक एमएलए बनता है ना। एमएलए की फुल फॉर्म मेंबर ऑफ, एमएलए की पार्लियामेंट। नहीं, वो तो एमपी होता है, लोक लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। चलो, यानी विधायक।
ठीक है, चलो देखते हैं अब। चित्तौड़गढ़ में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, लिखो इनके नाम। चित्तौड़गढ़ 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, लिख लिख, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, बेगू, बड़ी सादड़ी, और कपासन, ये विधानसभा क्षेत्र है। चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, बेगू, बड़ी सादड़ी और कपासन। ठीक है, आगे देखो। 2011 की जनगणना के आंकड़े, चित्तौड़गढ़ के बारे में 2011 की जनगणना के आंकड़े। अब इनको तो क्या करोगे आप, 10 साल में होती है जनगणना, ठीक है ना, अब होने वाली है, लिख लो इनको। चित्तौड़गढ़ की कुल जनसंख्या 15,44,338, 15,44,338, ठीक है। लिंगानुपात लिख लो 972, 972। जनघनत्व लिखो आप 197, 197। साक्षरता दर 61.7, 61.7। और पुरुष साक्षरता 76 पॉइंट से, लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो याद रखना है, 76.6%। और महिला साक्षरता 46.5%। अधिकतर जिलों में महिला साक्षरता दर पुरुषों से कम है, लेकिन आप मुख्य जो है वो कुल साक्षरता याद रखनी है 61.7%। ठीक है, चलो। चित्तौड़गढ़ के प्रमुख मेले, चित्तौड़गढ़ में मेले ज़्यादा लगते हैं भाई, देख लो चित्तौड़गढ़ के प्रमुख मेले। ठीक है, अब लिखो आप। पहला मेला है राम रावण मेला। चित्तौड़गढ़ के मेले, मेले लिख लिया करो ना, चित्तौड़गढ़ लिखने की जरूरत कहाँ है, चित्तौड़गढ़ के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं अपन, ठीक है ना, तो मेले लिख लो। राम रावण मेला, बड़ी सादड़ी, कहाँ लगता है ये, बड़ी सादड़ी। अब ये चैत्र शुक्ल 10वीं को लगता है, लिखने की जरूरत नहीं है इसको, बस सिर्फ ये लिख लो, स्थान लिख लो, ठीक है। दूसरा, ये महत्वपूर्ण है, इसको लिखना ही है आपको। सांवलिया नाथ जी का मेला, जिसे सांवरिया जी भी कहते हैं, सांवरिया नाथ जी का मेला। ये जलजूलनी एकादशी का मेला है, ये कोष्टक में लिख दो, जलजूलनी एकादशी का मेला। और ये लगता है मंडपिया गांव में, आगे लिखो तीर का निशान लगा के, मंडपिया गांव में, बस तीर का निशान, मंडपिया गांव में। और इसका तो लिखना भी है कब लगता है, भादवा जिसे बोलते हैं, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल 11 लिख लो। इसको याद रखना ही है, ये महत्वपूर्ण है सांवरिया जी का, क्योंकि सांवरिया जी उधर इस क्षेत्र के आराध्य देव है एक तरह से। ठीक है, अगला जो मेला है वो है जौहर मेला। जौहर मेला जो चित्तौड़गढ़ में लगता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर लगता है, ये उस किले के अंदर ही। मातृकुंडिया का मेला, इसको भी लिखो, ये लगता है रासमी हरनाथपुरा। मातृकुंडिया का मेला बैसाख पूर्णिमा को लगता है, इनको लिखने की जरूरत नहीं है दिन कब लगता है,
ये तो सिर्फ याद रख लेना या वीडियो देख लेना दोबारा। मीरा महोत्सव, ये चित्तौड़गढ़ में। और राज्य स्तरीय मेवाड़ उद्योग उत्सव, ये महत्वपूर्ण है। राज्य स्तरीय मेवाड़ उद्योग उत्सव, ये भी चित्तौड़गढ़ में। और दिसंबर में लगता है, ये अंग्रेजी महीने का नाम लिखना आगे। ये चित्तौड़गढ़ में और दिसंबर में। ठीक है, ठीक है ना। चलो, तो समझ में आ गई बात। तो मेन बात तो इसमें अपन को ये है कि ये ध्यान में रखना है, दो मेले ध्यान में रखने हैं आपको अच्छी तरह से। कौन कौन सा? एक तो सांवरिया जी का मेला, ठीक है ना, और एक ये मातृकुंडिया, और ये एक राज्य स्तरीय मेवाड़ उद्योग उत्सव। इनके तो दिन भी याद रखने हैं आपको, ठीक है। चलो, चित्तौड़गढ़ के प्रमुख मंदिर लिखो। चित्तौड़गढ़ के प्रमुख मंदिर या शीर्ष मंदिर जिसे कह सकते हैं, या शीर्ष मंदिर। ठीक है, चलो। पहला मंदिर है समिद्वेश्वर मंदिर। समिद्वेश्वर मंदिर, समिदेश्वर मंदिर, समिदेश्वर मंदिर, ठीक है। ठीक है, इसके आगे लिख लो निर्माण। परमार राजा भोज ने, राजा भोज ने। किसने करवाया था? राजा भोज ने, राजा भोज ने करवाया था। आगे बस ज़्यादा नहीं लिखना है। 11वीं शताब्दी में करवाया था, 11वीं शताब्दी। और इसका जीर्णोद्धार यानी इसको ठीक करवाया, मरम्मत करवाई महाराणा मोकल ने। किसने करवाई? महाराणा मोकल ने 1488 में। जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार किसने? महाराणा मोकल। मोकल की एक कहानी है, मैं बताऊंगा कभी आपको। महाराणा मोकल ने, ठीक है ना। कब करवाया ये? 1488 में, ठीक है। सॉरी, 1428 में, 1428 में। और ये मोकल ने इसको ठीक करवाया था, इसकी मरम्मत करवाई थी, इसीलिए इसको मोकल का मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मोकल का मंदिर। और ये नागरसेली का बना हुआ है, मोकल का मंदिर है नागरसेली। पोस्टर में लिख दो, नहीं लिख दिया करो नागरसेली, कीवर्ड लिखा करो बस, जिससे याद हो जाएगा। ज़्यादा वो क्या है, कनेक्टिव वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। दूसरा मंदिर मीरा मंदिर, मीरा मंदिर। चलो, निर्माण। अब इसके निर्माण के बारे में तो कुछ है नहीं विषय, लेकिन ये क्या है, भोज की पत्नी मीराबाई का निर्माण था। मीराबाई जो है ना, मेवाड़ की भक्ति, मेवाड़ की भक्त कवियत्री, तो ये भोज की पत्नी थी और इसका नाम मीराबाई था। और इसमें मीरा की प्रतिमा के स्थान पर केवल एक तस्वीर लगी हुई है, सिर्फ फोटो लगा हुआ है एक, और इसके सामने उनके गुरु संत रैदास की छतरी है। और ये मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इंडो आर्य शैली से निर्मित है। मीराबाई श्री कृष्ण की भक्त थी, ये तो हम सबको पता ही है। तो आपको इसमें लिखना है कि ये मीराबाई का मंदिर है, ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये लिखो कि यहाँ पर सिर्फ मीराबाई की तस्वीर लगी हुई है, मीराबाई की तस्वीर लगी हुई है, और इसके सामने उनके गुरु संत रैदास की छतरी है। गुरु संत रैदास की छतरी है, ठीक है।
मीराबाई किसकी पत्नी थी? भोज की। भोज की। और वो भोज जो था वो किसका पुत्र था? मेवाड़ के राणा सांगा का। किसका? मेवाड़ के राणा सांगा का पुत्र था वो। ठीक है, चलो दूसरी बात करते हैं हम। मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़, अभी लिखे थे ना पढ़ने। मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़। रासमी जगह का नाम है, स्थान है, पंचायत समिति है। मातृकुंडिया कोमा रासमी चित्तौड़गढ़। रासमी चित्तौड़गढ़। ये है बनास व चंद्रभागा नदी के किनारे। बनास व चंद्रभागा नदी के किनारे। इस मंदिर को और क्या क्या कहते हैं ये लिख लो। मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है इस जगह को। मेवाड़ का हरिद्वार या मेवाड़ का प्रयाग। मेवाड़ का हरिद्वार या मेवाड़ का प्रयाग। ठीक है, और यहाँ पर अस्थियाँ विसर्जित की जाती है ना। समझ लो बस। यहाँ पर क्या है कि जैसे हरिद्वार में अस्थियाँ विसर्जित करते हैं ना, जिनका निधन हो जाता है उनकी, उसी प्रकार से यहाँ अस्थियाँ विसर्जन करने की परंपरा है। इसीलिए इसको मेवाड़ का हरिद्वार या मेवाड़ का प्रयाग भी कहते हैं। प्रयाग वैसे किसको कहते हैं? इलाहाबाद को, है ना। प्रयाग ही कर दिया नाम। यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का कहा जाता है संगम है, तो गंगा और यमुना तो दिखाई देती है, सरस्वती भी दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पर लक्ष्मण झूला भी है मातृकुंडिया रासमी में। ठीक है, चलो आगे लिखो, ये इंपॉर्टेंट है भाई। श्रृंगार चौरी। श्रृंगार चौरी। श्रृंगार चौरी। शांतिनाथ जैन मंदिर जिसका निर्माण महाराजा कुंभा के कोषाधिपति के पुत्र वेलका ने चित्तौड़गढ़ में करवाया था। ये मंदिर राजपूत व जैन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। ये कुंभा की पुत्री रमाबाई की चौरी बनी हुई है। लिखो, ये जो है यहाँ कुंभा की पुत्री रमाबाई की चौरी, मतलब चौरी का मतलब जो शादी होती है ना, बनाते हैं ना मंडप, उसको बोलते हैं। तो ये कुंभा के पुत्र रमाबाई की चौरी है यहाँ पर। ठीक है, इसके बारे में और तो सिर्फ देख लेना, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो मेवाड़ का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण स्थान, जहाँ पर पूरे देश से, राजस्थान से तो आते ही हैं, पूरे देश से लोग आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सांवलिया नाथ जी का मंदिर। सांवरिया जी या सांवलिया जी मंदिर, मंडपिया। ठीक है, ये मंडपिया गांव में है, वो अपना आप ही लिख ही रहा है आगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर मुख्य क्या है, यहाँ पर लिखो श्री कृष्ण जी की काले पत्थर की मूर्ति है। कौन से पत्थर की मूर्ति? काले पत्थर की शानदार मूर्ति है। और भक्ति ने सांवलिया जी से, सांवलिया सेठ भी कहते हैं, सांवलिया जी या सांवलिया सेठ लिख लो ऊपर ही, वहाँ आगे लिखने की जरूरत नहीं है। लाइन क्यों लिख रहे हो, वो नहीं याद है ना तुमको। सांवलिया जी या सांवलिया सेठ जी लिख दो। ठीक है, जानते ही अब। आगे देखो, तुलजा भवानी मंदिर। तुलजा भवानी मंदिर। तुलजा भवानी माता के इस मंदिर का निर्माण उडना राजकुमार पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतिम द्वार रामपोल से दक्षिण की ओर करवाया था। इसी मंदिर के पास पुरोहित जी की हवेली भी स्थित है। यह छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी थी। ये लिखो मेन बात। तुलजा भवानी मंदिर यहाँ चित्तौड़गढ़ में तो है ही सही है, और इसका निर्माण करवाया था दासी पुत्र बनवीर ने। निर्माण दासी पुत्र बनवीर ने, और तो इसमें पढ़ लेना। मेन बात यह है, दासी पुत्र बनवीर ने। और ये जो तुलजा भवानी जी माता जी हैं, ये छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी थी। लिखो, यह छत्रपति शिवाजी की आराध्य, ये है मेन बात, आराध्य देवी थी। ठीक,
तो ये बहुत सारे शानदार मंदिर। बारडोली का शिव मंदिर लिखो, बारडोली के शिव मंदिर। बारडोली के शिव मंदिर निर्माण कराया परमार राजा हूण ने। परमार राजा हूण ने। ये 9 मंदिरों का समूह है। बारडोली के जो शिव मंदिर है ना, वहाँ कितने मंदिर हैं? 9। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है ये, यहाँ लिख लेना आगे, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। भैंसरोडगढ़ में, चित्तौड़गढ़ लिखने की जरूरत नहीं, ये सारी बातें चित्तौड़गढ़ जिले की है। ठीक है। अब कौन कौन सी नदियों के संगम स्थल पर है? चंबल प्लस बामणी नदी। चंबल प्लस बामणी नदी के संगम पर, यानी चंबल और बामणी नदी जहाँ पर मिलती है वहाँ पर है। चंबल और बामणी नदी के संगम पर, जहाँ पर राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। 9 मंदिरों का समूह है और इसमें प्रमुख मंदिर है, नीचे लिख दो, बस नाम लिखना है, कुछ नहीं। प्रमुख जो मंदिर है वो है गोटेश्वर महादेव, ये लिख लो, गोटेश्वर महादेव। गोटेश्वर महादेव ये मुख्य मंदिर है यहाँ का, क्योंकि 9 मंदिरों का समूह है बारडोली शिव मंदिर में। कितने मंदिरों का? 9 का, जिसमें से जो प्रमुख मंदिर है वो गोटेश्वर महादेव का है। चंबल और बामणी नदी के संगम स्थल पर है, जहाँ पर राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है भैंसरोडगढ़ में। और इनका, इस मंदिर का निर्माण करवाया था परमार राजा हूण ने। ठीक है। तो बारडोली की शिव मंदिर है, एक बड़ा मंदिर है, उसमें छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। ठीक है ना। चलो अगला लिखो, चित्तौड़गढ़ का कुंभ श्याम मंदिर। चित्तौड़गढ़ में दर्शनीय स्थल बहुत ज़्यादा है। चित्तौड़गढ़ का कुंभ श्याम मंदिर। ठीक। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर व कालिका माता मंदिर गुहिल वंश की इष्ट देवी है ना। गुहिल वंश के इष्ट देवता थे एकलिंग जी है ना। इष्ट देवी जो कालिका माता मंदिर है, ये है कालिका माता मंदिर में जो माता जी हैं वो। इसका निर्माण 8वीं सदी में हुआ था। ये मंदिर प्रतिहार कालीन मंदिर है। ये दोनों मंदिर महामारुशैली के हैं। महाराणा कुंभा ने कुंभ श्याम मंदिर का जीर्णोद्धार 15वीं सदी में करवाया था। तो ठीक है, और चलो आगे देखते हैं। आसावरी माता का मंदिर लिख लो। हाँ, इसमें कुछ ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। जीर्णोद्धार कराया था कुंभा ने, ये लिखते थोड़ा पढ़ लेना, इसमें फिर वीडियो में देख लेना, और या फिर ज़्यादा लिखा हुआ है इसे, इसको पढ़ लेना। असवारी या आसावरी माता दोनों कह सकते हैं। यहाँ पर लकवा के मरीजों का इलाज किया जाता है। लिखो, यहाँ पर लकवा के मरीजों का इलाज किया जाता है। कहाँ पर? यहाँ जो आसावरी माता का मंदिर है यहाँ पर। ऐसा कहा जाता है कि भाई जो लकवे के से संबंधित जो बीमारी है उसको मिटती है यहाँ की जो ये माता जी हैं। जो यहाँ स्थित 2 तिबारियों में से बीमार बच्चे को निकाला जाता है। 2 तिबारे हैं, वहाँ पर बच्चे को निकाला जाता है। यह मंदिर चित्तौड़गढ़ की बदशेर पंचायत समिति के निकट निकुंभ में स्थित है। लिख लो, बदशेर पंचायत समिति, यहाँ कोष्टक में लिख लो कहाँ है। बदशेर पंचायत समिति निकुंभ। निकुंभ, निकुंभ जगह का नाम है निकुंभ। और यहाँ पर जो माता जी हैं वह है असवारी माता जी। कौन सी माता जी? असवारी या आसावरी या आवरी, 2-3 नाम है, इसीलिए इसको असवारी या आसावरी माता का मंदिर कहते हैं। ठीक है, या आवरी माता कहते हैं वैसे ज़्यादा स्थानीय भाषा में। चलो ठीक है, तो ये हो गई बात। अब देखते हैं चित्तौड़ के दर्शनीय स्थल, पर्यटन स्थल। लिखो, दर्शनीय या पर्यटन स्थल, ये ऐतिहासिक महत्व के हैं। अब लिखना है अब इसमें आपको शानदार विजय स्तंभ के बारे में। देखा है ना विजय स्तंभ? तो देखो, बहुत महत्वपूर्ण है।
विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का निर्माण लिखते रहो, सिर्फ कीवर्ड लिखा करो। निर्माण महाराणा कुंभा ने, महाराणा कुंभा ने डैश लगा के आगे लिखो। कब करवाया था कि जब जो महाराणा कुंभा था ना, ये मालवा को विजय करके लाया था। मालवा का जो युद्ध हुआ था महमूद खिलजी के खिलाफ, तो वो जीता था। कौन? कुंभा। उस उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो क्या लिखा? निर्माण महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ईस्वी, है ना? कब? 1437 ईस्वी में सारंगपुर में विजय मिली थी उनको। सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। तो 2-3 कीवर्ड हैं, ये से कीवर्ड याद रखा करो। जैसे महाराणा कुंभा और कौन सा? महमूद खिलजी 1437, ऐसे याद रखा करो। क्या जीता था? मालवा जीता था, सारंगपुर, है ना? ये मालवा में है सारंगपुर। इसको जीता था किसने? महाराणा कुंभा ने। इस उपलक्ष्य में इन्होंने क्या, किसका निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ का। किसका निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का। समझ में आ गई? अब विजय स्तंभ का निर्माण करने के लिए किसी चीज़ को बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो इंजीनियर की आवश्यकता होती है, नक्शा बनाने वाले की। उसको भाई कैसे बनेगा? तो इसका जो शिल्पी था वो था मंडन। लिखो नीचे कोष्टक में, शिल्पी मंडन, वास्तुशिल्पी, वास्तुशिल्पी मंडन। कौन था? मंडन। इसके मार्गदर्शन में ये 1440 से 1448 यानी 8 साल तक काम हुआ था इसका। कोष्टक में लिख लो आगे, 1440 से 1448, 1440 से 1448 तक। अब इसके क्या क्या नाम है? किसके? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ के। यहाँ लिख लो उपनाम इसके, लिखते रहो बस। एक तो इसको कहते हैं हिंदू मूर्ति कला का विश्वकोश। हिंदू मूर्ति कला का विश्वकोश। दूसरा कहते हैं इसको विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब होता है जीतना। तो जीता था ना ये मालवा को, मालवा में सारंगपुर में विजय हुआ था ये महाराणा कुंभा। तो इसको विक्ट्री टावर भी कहते हैं। लंबा है ये, 9 मंजिला है। ये देखेंगे बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं इसके अंदर, बहुत सारी देवी देवताओं की, नृत्य करते हुए नृत्यिकाओं की, इस तरह से बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। इसलिए इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं। लिखो क्या कहते हैं? मूर्तियों का अजायब घर। और ये भारतीय शैली में बनी हुई हैं, इसलिए इसको भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। और साथ ही भगवान विष्णु को भी समर्पित हैं ये, इसलिए इसे विष्णु ध्वज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णु ध्वज। तो इतने नाम हैं इसके। कौन कौन से नाम है? दोबारा देखो। एक तो इसे हिंदू मूर्ति कला का विश्वकोश, विक्ट्री टावर, मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश और विष्णु ध्वज, ये कहा जाता है। तो ये कीवर्ड याद रखा करो, इनको बोलते हैं कीवर्ड। क्या बोलते हैं? कीवर्ड। कीवर्ड। ज़्यादा कनेक्टिव वर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब नीचे लिखो, ये 9 मंजिला है। 9 मंजिला, बस इतना लिख लो। कितना मंजिला है ये? 9 मंजिला। अब देखो इसके बाद में हुआ या कब हुआ, क्योंकि तो जब मुसलमानों ने बाद में आक्रमण किया, शायद मोहम्मद गौरी के टाइम पे या बाद में जब भी, तो इस पर कुछ और सब भी या फिर उन्होंने लिखाए थे सांप्रदायिक सद्भाव के लिए। लेकिन इसकी जो 8वीं मंजिल है ना, उसमें अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अल्लाह। 8वीं में, 8वीं जो मंजिल है, और इसकी 3री मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द अरबी भाषा में लिखा हुआ है। ये ध्यान रखना है, 9 बार। कितनी बार? 9 बार। 9 बार।
ठीक। और ये डमरू के आकार का है। कि कौन से आकार का है? डमरू। कौन? ये विजय स्तंभ। कौन? विजय स्तंभ। हाँ, कि तुम डमरू के आकार का है विजय स्तंभ। और विजय स्तंभ का आधार लिखो नीचे, लिखो डमरू के आकार का। अब इसका आधार नीचे से, नीचे का जो आधार है ना, ये 30 फीट है। आधार 30 फीट, ऊंचाई है इसकी, आधार तो है 30 फीट, ऊंचाई 122 फीट। मंजिलें कितनी है? 9। 9 मंजिलें, 9। और सीढ़ियाँ है 157। सीढ़ियाँ कितनी है? 157। तो ये याद रखना है, डमरू के आकार का है, 30 फीट इसका आधार है नीचे से, ऊंचाई है 122 फुट, और मंजिलें है 9, और 157 है इसमें सीढ़ियाँ। 157 है इसके अंदर सीढ़ियाँ। ठीक है। चलो, कर्नल जो जेम्स टोड, जो राजस्थान का इतिहासकार है, उसने इसको कहा है, लिखो क्या कहा है उसने? कुतुब मीनार से बेहतरीन, कुतुब मीनार से भी बेहतरीन बताया है। कुतुब मीनार से बेहतरीन किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने इसको कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत बताया है। तो जो ये इसका जो महान वास्तुशिल्पी मंडन था, इसके मार्गदर्शन में तो काम हुआ था। इसके साथ ही 2 शिल्पकार और थे इसमें, जो जेता के पुत्र थे, नापा, पूजा और पोमा। कौन कौन? नापा, पूजा और पोमा, 3 थे ये जेता के पुत्र, जो इसके निर्देशन में काम किया था। किसके? इस मंडन के निर्देशन में। किसके निर्देशन में? मंडन के निर्देशन में। ठीक है, मुख्य यही था प्रमंडन। ठीक बात।